हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर जो पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा रिलेशन के बारे में। लेकिन देखिए, रिलेशन अगर समझना है तो सबसे पहले सेट्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप लोग को होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सेट्स थोड़ा सा समझेंगे। 5 मिनट का इंट्रोडक्शन सेट का समझते हैं, और जब सेट समझ में आ जाएगा तो एक टर्म और समझना होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है और सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन को समझेंगे। जब रिलेशन समझ में आ जाएगा तब फंक्शन पे आएंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम यह है रिलेशन एंड फंक्शन। तो एकदम बेस से शुरू करके हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले सेट समझिए, सेट क्या होता है। तो आप 11th क्लास में अगर पढ़ चुके हो तो सेट के बारे में जानते हो कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो सेट का जो डिफिनेशन होता है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ए सेट का डिफिनेशन है। सेट कहने का मतलब कि कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। हो सकता है कुछ नंबर हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे समझिए, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाते हैं कि मान लो कि एक सेट है और सेट को डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। तो मान लो कि एक सेट है, इसमें मान लो कि लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे 5 इवन नंबर लिया गया है, ठीक है, उसका कलेक्शन है। तो इसको बोलेंगे कि एक सेट है। ये इवन नंबर वेल डिफाइंड है। इवन नंबर कहने का मतलब समझ में सबको आता है। तो ये सबका कलेक्शन को हम बोलते हैं कि एक सेट है। अब इसमें देखो, ये सब जो अंदर में लिखा हुआ है करली ब्रैकेट के अंदर, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। एलिमेंट्स कहने का मतलब इसको सिंबल कैसे होता है, तो 2 जो है एलिमेंट है सेट ए का, 4 एलिमेंट है सेट ए का, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स और बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट्स नहीं होगा तो उसको हम लोग ऐसे लिख के काट देंगे। जैसे मान लो कि 12 इसमें नहीं है, तो 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, या हम ऐसे बोलेंगे कि 12 जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है। इसमें और ऐसे समझ सकते हो, जैसे 5 यहाँ पे नहीं है तो 5 एलिमेंट नहीं है सेट ए का। तो ये एलिमेंट का सिंबल होता है। सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 फॉर्म होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, ये जो यहाँ पे लिखा गया ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि जो डायरेक्ट एलिमेंट है उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 और 10। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट एलिमेंट ना लिख के उसका प्रॉपर्टीज लिखते हैं। जैसे इसी सेट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ए ऐसे लिखा था, ए इक्वल टू सपोज दैट 2x लिख लेते हैं। यहाँ पे 2x के बारे में बताना हो, x क्या है इसके बारे में बताना होगा, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू n। मान लो x कोई नेचुरल नंबर है और x का जो वैल्यू है वो सपोज दैट 6 लेस देन 6 लिखें। तो ये दोनों सेट एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, देखो, नेचुरल नंबर 6 से छोटा, x का वैल्यू अगर लिखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा है तो 5 तक आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन सेट के अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, यानी कि जो x ले रहे हो उसका ट्वाइस आएगा। 2x कहने का मतलब इवन नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब सेट लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अगर डायरेक्ट एलिमेंट लिखा है तो इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो सेट को लिखने का ना 2 तरीका होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि डायरेक्ट एलिमेंट ना लिख के इसका हम लोग प्रॉपर्टीज लिखते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सेट का बेसिक हो गया कि सेट होता क्या है। तो सेट का बेसिकली मतलब ये समझना है कि कुछ
ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। और मैथ में यहाँ पे हम लोग कुछ नंबर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे नंबर का कलेक्शन हम लोग बार बार यूज करेंगे। जैसे देखो जितना भी तुम लोग नंबर के बारे में जानते हो, जैसे नेचुरल नंबर हो गया तो वो एक सेट है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर का कलेक्शन आ रहा है। नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से n से करते हैं, 1 2 3 4, तो एक सेट है। नेचुरल नंबर जो है ये सभी नंबर का कलेक्शन है, तो एक सेट ही तो है। इसी तरह से होल नंबर W से डिनोट करेंगे, 0 1 2 3, तो ये कुछ नंबर का कलेक्शन है। इसी तरह से इंटीजर्स जो होता है उसको डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं Z, और ये सब इनफाइनाइट सेट में आता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट है, ठीक है। आप याद रखना कि Z को डिनोट करने के लिए, इंटीजर को डिनोट करने के लिए Z का यूज करते हैं, ठीक है। इंटीजर क्या होता है तो आप लोग को पता ही होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। इसी तरह से एक और याद रखना R, रियल नंबर, R फॉर रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर भी, रियल नंबर क्या होता है कि रेशनल और इरेशनल, तो रियल नंबर को डिनोट करने के लिए R यूज करते हैं, R फॉर रियल नंबर, क्योंकि ये सब फंक्शन में बार बार यूज होगा ये सब टर्मिनोलॉजी। इसके बाद Q फॉर होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो सारा का सारा एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितना सारा एलिमेंट्स है। तो आई होप सेट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब सेट के बाद आगे चलते हैं कि सबसेट क्या होता है, क्योंकि रिलेशन को समझने के लिए सबसेट का भी ज़रूरत है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं रिलेशन के डिफिनेशन पे। तो देखिए सबसेट क्या होता है, सपोज दैट एक सेट लिखा हुआ है A, मान लो कि यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ है A 1 2 3 4, ठीक है, और एक सेट लिखा हुआ है B, मान लो कि एक सेट B लिखा हुआ है जिसमें मान लो कि 2 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो B जो है सबसेट है A का। कैसे? B का अगर प्रत्येक एलिमेंट सेट A में मौजूद है तो हम बोलेंगे कि B जो है वो सबसेट है सेट A का। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। फिर से कैसे? B का अगर प्रत्येक एलिमेंट, each elements of set B is present in A, therefore set B is subset of A, और A सिंबल है सबसेट का, ठीक है। अच्छा एक याद रखना कि फाई क्या होता है, इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट, इम्प्टी मतलब उसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं इम्प्टी सेट। और याद रखना कि फाई जो होगा, जो इम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है सभी का। फाई सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, जितना भी सेट हो सकता है फाई सबका सबसेट होगा, ठीक है। तो सबसेट करने का मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कि C, क्या 1 2 3 लिख देते हैं, तो क्या C इसका सबसेट है A का? तो आंसर है कि यस, इसका हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, A में प्रेजेंट है। इसका प्रत्येक एलिमेंट अगर इसमें प्रेजेंट है तो बोल सकते हैं कि यस C इज सबसेट ऑफ सेट A। सपोज दैट D ले लेते हैं, 2 3 5, तो क्या D सबसेट है सेट A का? तो आंसर है कि नो, D इज नॉट सबसेट ऑफ सेट A। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 प्रेजेंट नहीं है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि D जो है वो सबसेट नहीं है सेट A का, इस तरह से। तो आई होप सबसेट कहने का मतलब समझ में आया होगा। और अगर एक चीज और कि अगर B सबसेट A का है तो A को B का सुपर सेट बोलेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो सबसेट, जितना भी पॉसिबल सबसेट है किसी सेट का, वो सब कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। अगर सेट A है, मान लो 1 और 2, इसमें एलिमेंट है 1 और 2, इसका कौन कौन सबसेट हो सकता है, मतलब जो भी पॉसिबल सबसेट्स है वो सारा का सारा लिखना है। तो पॉसिबल सबसेट कैसे लिखते हैं? तो पॉसिबल सबसेट में एक तो फाई होगा, अभी बताए थे कि फाई सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, तो फाई सबका सबसेट होगा।
तो 5 होगा, इसके बाद 1 होगा, 2 होगा, फिर 1 2 होगा। ये 4 सबसेट है, इस सेट का 4 सबसेट। ठीक है, क्लियर है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि बी, ए बी सी, इसका जो भी पॉसिबल सबसेट हो सकता है वो सब लिखना है। तो एक तो 5 लिखाएगा, ए बी सी, फिर ए बी, ए सी, बी सी और ए बी सी। अच्छा देखो, सेट में एक कार्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल नंबर मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। जैसे हम तुमसे पूछे कि ए का कार्डिनल नंबर कितना है, तो इसका आंसर होगा 2। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, तो 2 है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 2 है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा। तो देखिए, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला बनता है 2 टू द पावर n। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि रिलेशन में भी इसी पे हम लोग बहुत सारा जो नंबर ऑफ रिलेशन होता है उसको इसी पे हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे। तो याद रखिएगा, जैसे इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो सबसेट कितना होगा 2 टू द पावर 3। 3 मतलब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कितना एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है, तो यहाँ नंबर ऑफ जो सबसेट होगा 2 टू द पावर 3 होगा। तो 2 टू द पावर 3 कितना होगा, 8। इसमें 8 सबसेट है, आप इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका याद रखना कि नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। ठीक है, तो आई होप इतना आपको सेट और सबसेट के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे रिलेशन के पहले कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। देखो इसमें क्या है कि मान लो कि एक सेट है ए बी, और अच्छा पहले डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल में आते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट of A and B is denoted by A क्रॉस B। ऐसे डिनोट करते हैं और डिफाइंड कैसे करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज A क्रॉस B इक्वल टू ए बी। ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। प्रोडक्ट कहने का मतलब, सेट में प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर बनाना, मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर बनाना। कैसे, तो देखो यहाँ ए और बी ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। ए क्या है, तो ए बिलोंग करेगा इस सेट से और बी बिलोंग करेगा सेट बी से। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल ए इक्वल टू है, मान लो ए बी सी, और बी इक्वल टू है सपोज दैट सी और डी। ठीक है, तो ए इक्वल टू है ए बी सी और बी इक्वल टू है सी एंड डी। अब ये दोनों का हम लोग को क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, मतलब ए क्रॉस बी ऐसे करना है। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करो कि पेयर बनाओ। जो फर्स्ट एलिमेंट इसमें लिखना है, जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे लिख रहे हैं, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट लिखना है वो ए सेट से आएगा,
और जो सेकंड एलिमेंट आएगा, यानी कि ऐसे समझ लो कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्म में लिखा रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा वो पहला वाला सेट से आएगा और वाई कोऑर्डिनेट जो आएगा वो सेकंड वाला सेट से आएगा। जैसे देखो यहाँ पे बनाते हैं, ए का पेयर सी के साथ बनाओ, ए सी, ए का पेयर डी के साथ, ए सी ए डी। फिर बी को उठा के दोनों के साथ पेयर बनाओ, बी सी बी डी। इसी तरह से आप बना सकते हो सी 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 डी। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब आपको पेयर बनाना है। फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी से आएगा। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर जो होता है, आप याद रखना कि अगर मान लो कि ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिखा हुआ है एक्स बाई एक्स, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। ऑर्डर्ड पेयर में हमको ये दिमाग में रखना है कि एक्स बाई और बाई एक्स इक्वल नहीं है। ठीक है, जैसे आप सोचो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप पढ़े हो कि 1 2 और 2 1 क्या सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर है कि नहीं, 1 2 कुछ और पॉइंट होगा, 2 1 कुछ और पॉइंट होगा। तो इसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब देखो इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बुक वगैरह में दिया हुआ रहता है। कैसे, सपोज दैट मान लो कि लिख लिया x और 3x प्लस बाई इक्वल टू, लिखा हुआ है 3 5, आपको बोलेगा कि फाइंड करो x और बाई। ठीक है, तो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो आप x कोऑर्डिनेट को x से इक्वेट कर देना, यहाँ जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट एलिमेंट है और यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दोनों को सेम कर देना, यानी x इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा। सेकेंड को सेकेंड से इक्वेट करना, 3x प्लस बाई इक्वल टू 5, x का वैल्यू यहाँ पे 3 रख देंगे, प्लस बाई इक्वल टू 5, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 9, तो ये आंसर हो जाएगा -4। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या समझे कि ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। अब सपोज दैट यहाँ पे b क्रॉस a बनाना रहता, a क्रॉस b बना लिए। अब मान लो कि इसी एग्जांपल में b क्रॉस a बनाना है। देखिए सपोज दैट यहाँ पे b क्रॉस a बनाना है, तो b क्रॉस a बनाना है तो आप ऐसे लिखोगे CD क्रॉस ABC। पहले b वाला लिखना है, फिर बाद में a का जो सेट है a उसको लिखना। और ऑर्डर्ड पेयर बनाते समय ध्यान रखना है कि पहले b का एलिमेंट लेना है, बाद में a का एलिमेंट लेना है, यानी ऐसे बनेगा CA और CB CC। D को उठा कर सबके साथ बना लो, DA DB DC, इस टाइप से। अगर तुमसे पूछा जाए कि A क्रॉस B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B एंड B एंड A क्या दोनों सेम है, तो आंसर है कि सेम नहीं है। A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट AC है और यहाँ पे एलिमेंट CA है, और अभी बताया कि AC और CA ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर है। तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, इसी में सपोज दैट A क्रॉस A बनाना होता, तो A क्रॉस A कैसे बनाते, तो A क्रॉस A अगर बनाना होता यहाँ पे, तो आप क्या करते कि ABC क्रॉस ABC ऐसे लिख लेते। इसके बाद आप पेयर बनाना शुरू कर दो। ठीक है, A को उठाओ तीनों के साथ पेयर बनाओ, B को उठाओ तीनों के साथ पेयर बनाओ, C को उठाओ तीनों के साथ पेयर बनाओ। A को उठा के तीनों के साथ पेयर A B A C। फिर B को उठाओ तीनों के साथ पेयर बनाओ, B A B B B C। ठीक है, फिर C को उठाओ और तीनों के साथ पेयर बनाओ, तो C A C B C C। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है। इसी टाइप से आप B क्रॉस B को भी कर सकते हो। तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट है। एक पॉइंट और इसमें याद रखना है
कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि देखिए यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आपको दिमाग में रखना होगा। जैसे मान लो कि सेट ए है, इसमें m एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स, और एक सेट बी है, इसमें n एलिमेंट्स है। ठीक है, सेट ए में अगर m एलिमेंट्स है, सेट बी में अगर n एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस b में कितना एलिमेंट्स होगा? तो आंसर है कि m इंटू n एलिमेंट्स होगा। इसी तरह से a क्रॉस a में कितना एलिमेंट्स होगा? तो आंसर है कि m इंटू m होगा। इसमें भी m, इसमें भी m, यानी m स्क्वायर होगा। b क्रॉस b में यहाँ कितना एलिमेंट होगा? तो b में अगर n एलिमेंट है तो n इंटू n, यानी n स्क्वायर एलिमेंट होगा। जैसे सेट A में 3 एलिमेंट्स था, यहाँ पे इसका कार्डिनल नंबर 3 था। सेट A में फिर से 3 था, तो टोटल कितना ऑर्डर्ड पेयर बना? तो आंसर है कि टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर बना। आप काउंट कर लो, A को तीनों के साथ बनाए तो 3 बन गया, फिर B को तीनों के साथ उठा के बनाए तो 3 फिर बन गया, 6 हो गया, फिर C को तीनों के साथ उठा के बनाए तो 9 हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, यानी कि 9 हो गया। यहाँ पे अगर 2 एलिमेंट रहता, यहाँ 3 रहता, तो 2 इंटू 3 6 एलिमेंट बनता। ऑर्डर्ड पेयर जो बनता वो 6 ऑर्डर्ड पेयर बनता। तो ए पॉइंट याद रखना है। अब ए पॉइंट क्यों याद रखना है? क्योंकि ये रिलेशन में हमको यूज आने वाला है, नंबर ऑफ रिलेशन समझने के लिए इसका यूज होने वाला है, तो इसीलिए ए पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा। तो आई होप इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट और सेट के बारे में। अब देखिए, हम लोग को रिलेशन पढ़ने के लिए जो बेस का ज़रूरत है वो अब तैयार है। ठीक है, अब रिलेशन को समझने के लिए जो बेस चाहिए था, क्योंकि इसके बिना आपको रिलेशन समझ में नहीं आता। अगर आप पहले से जानते हो तब तो बहुत बढ़िया बात है, आप यहाँ तक स्केप करके आगे देख सकते थे। लेकिन देखिए, अब हम आते हैं रिलेशन का डेफिनेशन पे, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो 12th का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें है रिलेशन एंड फंक्शन। और एक चीज़ आपको और यहाँ पे बताते हैं कि इसमें जेई लेवल तक हम आपको पढ़ाएंगे, जेई का भी क्वेश्चन करवाएंगे, बोर्ड एग्जाम का भी हो जाए। और आजकल देखो होता क्या है कि अगर बोर्ड एग्जाम का ही कंसेप्ट एकदम ढंग से आप पढ़ लेते हो तो जेई का क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं, हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, अभी तो बेसिक कंसेप्ट शुरू किए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब रिलेशन। देखिए, रिलेशन का सबसे पहले समझना होगा डेफिनेशन। तो रिलेशन का डेफिनेशन होता है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लो कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। देन रिलेशन का जो डिफिनेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा, आर मान लो कि एक रिलेशन है। ठीक है, तो आर एक रिलेशन है जो कि डिफाइंड है मान लो कि ए टू बी पर। लेट देन आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मान लो कि आर एक रिलेशन है जो ए टू बी है। अभी हम समझाते हैं कि रिलेशन ए टू बी या ए टू ए भी ले सकते हैं। अभी हम 2 सेट लिए हुए हैं, तो मान लो कि रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है। अच्छा देखो, रिलेशन ए टू बी या ए टू ए कहने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग को फैमिली में भी रिलेशन होता है, जैसे भाई का रिलेशन, ठीक ना, या कजन का रिलेशन। तो कजन का रिलेशन कैसे होता है? एक फैमिली से दूसरे फैमिली में हो सकता है। जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई
ममेरा चचेरा भाई है या मौसेरा भाई है, तो एक तुम्हारा फैमिली और एक तुम्हारे मौसी का फैमिली या एक तुम्हारे मामा जी का फैमिली, वो दोनों में रिलेशन चल रहा है। तो एक आपका फैमिली है और एक दूसरा का फैमिली है, और रिलेशन है कजन, कजन का रिलेशन हो सकता है कि और कुछ भी रिलेशन में कुछ भी डिफाइंड हो सकता है। उसी तरह से मैथ में है, रिलेशन या तो सेट ए टू बी डिफाइंड हो सकता है या तो ए टू ए, मतलब खुद के ही फैमिली में भी डिफाइंड हो सकता है। जैसे खुद के फैमिली में आपके पिताजी का आप रिलेशन हम बोले कि ए इज फादर ऑफ बी, तो ये दोनों रिलेशन जो आपके खुद के फैमिली का रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन जो होगा, मान लो कि एक रिलेशन है जो ए टू बी है, तो सुनो रिलेशन का जो डिफिनेशन होगा, लेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, देन आर जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ए रिलेशन का ना डिफिनेशन है, क्या डिफिनेशन है कि रिलेशन जो होता है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कैसे होता है अभी हम एग्जांपल से समझाते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज और समझ लो कि मान लिया जाए कि रिलेशन ए टू बी डिफाइंड ना होके सिर्फ रिलेशन एक डिफाइंड है, मान लो कि ऑन सेट ए, मतलब एक ही सेट है। इफ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, देन आर जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। ए पॉइंट ध्यान देने वाली बात, अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है तो रिलेशन सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, अगर सिर्फ ए सेट पे डिफाइंड है तो रिलेशन सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। चलो एग्जांपल से समझते हैं कि किस टाइप का इसमें एग्जांपल संभव है, क्यों रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और समझा देते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन सपोज दैट निकालना है। तो तुम सोचो कि मान लो कि एक सेट है जिसमें m एलिमेंट्स हैं और एक सेट B है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, A क्रॉस B में कितना एलिमेंट्स होगा। तो आंसर है कि ए क्रॉस बी में अभी बताया था कि m इंटू एन एलिमेंट्स होगा। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला कुछ देर पहले जिक्र किए हैं कि 2 टू द पावर n होता है। तो सिंस r इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होगा 2 टू द पावर mn। इसमें जितना एलिमेंट है वो पावर में चला जाएगा, 2 टू द पावर mn हो जाएगा। ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में m इंटू एन एलिमेंट्स है, और रिलेशन जो है इसका सबसेट है, और नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला अभी पढ़े थे कि 2 टू द पावर n होता है, तो 2 टू द पावर mn हो जाएगा क्योंकि अब हमारा इसका सबसेट है। सिमिलरली अगर सिंगल यहाँ पे है, जैसे मान लो कि A है सिंगल सेट और इस पे रिलेशन डिफाइंड है, और मान लो कि A में n एलिमेंट्स है, कुछ भी मान सकते हो n m जो भी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 टू द पावर n स्क्वायर, 2 टू द पावर n स्क्वायर। और A इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए जो है इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम में भी इसमें आता है, आपको MCQ टाइप का क्वेश्चन, और कम्पिटिटिव लेवल के भी लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये पहला जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला निकलता है कि नंबर ऑफ रिलेशन, एक तो इसका डिफिनेशन क्या है कि रिलेशन क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का, और नंबर ऑफ रिलेशन होगा 2 टू द पावर mn, कब, जब ए टू बी डिफाइंड है तब। लेकिन अगर ए टू ए ही डिफाइंड है तो ए हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू एन, यहाँ हो जाएगा n इंटू एन, n इंटू एन मतलब n स्क्वायर। तो ये रिलेशन का बेसिक कंसेप्ट है,
अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं कि रिलेशन सबसेट कैसे होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कैसे। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके आधार पे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। चलिए तो यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लो कि एक एग्जाम्पल करते हैं, एक सेट है 1 3 5, एक सेट है मान लो 4 6, मान लो कि ए और बी दो सेट, एक रिलेशन डिफाइंड, ए आर एक रिलेशन है जो डिफाइंड है सेट ए टू बी, ठीक है, मतलब दो सेट पे डिफाइंड है, ए टू बी में रिलेशन है, इस फैमिली का इस फैमिली में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? तो R इक्वल टू है कि x प्लस बाई ऐड करने से इवन नंबर आना चाहिए, इवन नंबर। x क्या है? x बिलोंग्स टू सेट A, y बिलोंग्स टू सेट B। मान लो कि एक ऐसा रिलेशन डिफाइंड कर दिए, ठीक है, आपको x और y में कुछ रिलेशन डिफाइन कर दिए कि x प्लस बाई ऐड करने से इवन नंबर आता है। आपको ये इस टाइप का रिलेशन ऑलरेडी डिफाइंड होगा। तो ए हम लोग जो लिखे हैं ये सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको बोलेगा कि रोस्टर फॉर्म में, मतलब इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। तो देखो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। एक तो सोचने का ये तरीका हो सकता है कि आप सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करो, ए क्रॉस बी फाइंड करो। तो जब ए क्रॉस बी आप फाइंड करोगे तो यहाँ होगा 1 4 1 6, फिर 3 4 3 6, 5 4 5 6, सबका ऑर्डर पेयर बना लिए। यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब इस रिलेशन में कौन कौन आएगा जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, x और y जोड़ने से इवन नंबर आए। x क्या है? तो सेट A का हिस्सा है, इसका एलिमेंट है, और y क्या है? तो सेट B का हिस्सा है। तो किसको किसको जोड़ने से इवन नंबर आ रहा है वो देखो। 1 और 4 को ऐड करोगे तो इवन नंबर नहीं आएगा, इससे भी इवन नंबर नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, कोई भी दो नंबर को ऐड करने से इवन नंबर नहीं आ रहा है, तो ये आएगा 5। और स्टार्टिंग वीडियो में बताया कि 5 जो होता है सबसेट होता है सारा सेट का। तो ये जो रिलेशन मिला वो सबसेट मिला, इस सेट का सबसेट ही तो मिला क्योंकि 5 मिला। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल और करते हैं तो और बेटर क्लियर होगा। तो ये R1 जो 5 मिला वो सबसेट है, 5 तो सबका सबसेट होता है, तो ये रिलेशन है सबसेट। और ये रिलेशन को हम बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो उसमें ये भी समझेंगे कि उसमें एक टाइप होता है इम्पटी रिलेशन। तो ये इम्पटी रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया। चलो और समझने का कोशिश करते हैं। मान लो कि इसी सेट पर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं R2, और R2 इक्वल टू लिखते हैं x और y में रिलेशन। x और y में कैसा रिलेशन है? तो मान लो कि यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ पे सच दैट लिखेंगे, इसको बोलते हैं सच दैट। x और y में कैसा रिलेशन है? तो इस तरह का रिलेशन है कि y इक्वल टू मान लो कि x प्लस 1 कर लिए, x प्लस 1, ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन में कौन कौन एलिमेंट आएगा तो ढूंढो। x में 1 जोड़ने से y मिलना चाहिए, 1 में 1 जोड़ने से क्या 4 मिला? तो आंसर है कि नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा। लेकिन 3 4 को देखो, 3 में जैसे ही, मतलब x में जैसे ही 1 जोड़ोगे 4 मिल जाएगा,
तो ये इसका हिस्सा हो गया 3 4। और कोई होगा? 5 में 1 जोड़ने से क्या 4 मिलेगा? आंसर है कि नहीं। 5 में 1 जोड़ने से क्या 6 मिलेगा? 1 ऐड करने से 6 मिल जाएगा, तो आंसर है कि यस। तो ये भी इस रिलेशन का हिस्सा हो गया। अब इस रिलेशन को देखो, R2 जो है इसका सबसेट है कि नहीं है? इसी का एलिमेंट तो यहाँ पे आ रहा है। तो अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्यों सबसेट है। कोई भी रिलेशन जो है वो सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का। ठीक है, क्लियर है। तो अब रिलेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो इतना क्लियर है। अब रिलेशन को लिखने का ना बहुत सारा तरीका है, या रिलेशन को फाइंड करने का, जैसे यहाँ पे हम लोग इसमें से ढूंढ रहे थे। रिलेशन को फाइंड करने का ना बहुत सारा टेक्निक है। क्या क्या टेक्निक हो सकता है तो समझो क्या क्या टेक्निक हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और हम बता देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को ना एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरो डायग्राम से भी। उसी तरह से रिलेशन को भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे समझना, मान लो कि ये रिलेशन हमको यहाँ पे दिया हुआ था, तो एरो डायग्राम से ही डायरेक्ट हम कैसे निकालते, बिना A क्रॉस B को लिखे हुए एरो डायग्राम का यूज करके हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं रिलेशन। कैसे? तो समझो, देखो यहाँ पे एक सेट था A और एक सेट है B। इस सेट में था 1 3 5, और जो B सेट है उसका एलिमेंट था 4 6। तो ऐसे हम सेट को डिनोट कर लिए कि एक सेट यहाँ पे है, एक सेट यहाँ, जो एलिमेंट यहाँ वही यहाँ पे लिख दिए। अब रिलेशन क्या डिफाइंड है? A to B। कैसा रिलेशन है? जैसे मान लो कि इस पे आते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स और y में रिलेशन है। x किसका हिस्सा है? तो सेट A का। y किसका हिस्सा है? तो सेट B का। तुम सोचो कि 1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 में यहाँ पे तो कोई है ही नहीं है, तो इसका मतलब 1 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है। जो रिलेशन गिवन है उसके आधार पर सोचना है। 3 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 4, तो यस, तो एरो लगा लेते हैं। ठीक है, 3 में रिलेशन ऐड करने से कितना आएगा? 4, तो ऐसे एरो लगा लिए। 3 + 1 4। 5 में 1 ऐड करने से आएगा 6, तो देखो एरो डायग्राम से रिलेशन को रिप्रेजेंट कर दिए। तो इसमें हम लोग को क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का जरूरत पड़ा? आंसर है कि नहीं पड़ा। डायरेक्ट रिलेशन लिख लेते हैं। 3 का रिलेशन किसके साथ? 4 के साथ। 5 का रिलेशन किसके साथ? 6 के साथ। तो ये आंसर होगा। इस तरह से भी रिलेशन को हम फाइंड कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, ये मेथड हो गया एरो डायग्राम। तो या तो A क्रॉस B फाइंड करके कर सकते हैं, या तो हम रिलेशन को एरो डायग्राम के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप इतना आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा। अब जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक है, तो आज हम सिर्फ रिलेशन का डेफिनेशन समझे, और टाइप्स ऑफ रिलेशन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इसके बाद जब इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें डिस्कस करेंगे इम्प्टी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, और उसके बाद हम लोग एक इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ये सब रिलेशन डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट लास्ट में जाते जाते बता देते हैं कि अगर इनवर्स ऑफ रिलेशन, मान लो कोई रिलेशन R गिवन है और उसका इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ रिलेशन। जैसे देखो, मान लो कि एक रिलेशन था R2 और हमको फाइंड करने बोले कि R2 पावर निगेटिव लिख दे, यानी कि R2 का इनवर्स या इस इनवर्स रिलेशन का इनवर्स फाइंड करो। तो इनवर्स फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका क्रम आप चेंज कर दो, यानी कि 3 4 से आप 4 3 कर लो,
और 5 6 से 6 5 कर लो, इसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन। कोई रिलेशन अगर गिवन है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में तो आप x की जगह y की जगह x कर लो, उसको हम बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि एक रिलेशन है y इक्वल टू x प्लस 1, तो इसका इनवर्स क्या होगा? इनवर्स करने का मतलब y की जगह आप x पुट कर लो और x की जगह y पुट कर लो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इस रिलेशन का ये इनवर्स x और y को इंटरचेंज कर लेना है, उसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।